रामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। गांव में गोविंद नाम का एक आदमी रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता था। गोविंद एक बहुत सीधा और ईमानदार किसान था। गोविंद के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। गोविंद के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था उसमें वह बहुत खुश था। अरे कोमल, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। भैया, आज आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जैसे कि आपको काहे किसी जरूरी काम से जाना हो। हाँ कोमल, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। आज मुझे मुखिया जी ने अपने पास बुलाया है। लेकिन भैया, आपको मुखिया जी ने अपने पास क्यों बुलाया है? पता नहीं कोमल, अब तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि उनको मुझसे क्या काम है। माँ, मैं अब चलता हूँ। बेटा, गोविंद मुखिया के घर से जल्दी ही वापस लौट आना। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? बेटा, गांव के रास्ते ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तू देर रात तक घर से बाहर रहे। अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद कोमल गोविंद को खाना देती है। फिर गोविंद खेतों पर काम करने चला जाता है। खेतों में गोविंद मन लगाकर काम करता है। देखते ही देखते गोविंद को काम करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद वह मुखिया जी के घर चला जाता है। आओ गोविंद, और बताओ कामकाज कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है मालिक। बस इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सोच रहा हूँ इस बार खेती से जो पैसे आएंगे उससे कोमल की शादी करवा दूंगा। अरे भाई गोविंद, शादी ब्याह में तो बहुत खर्चा होता है। क्या तुम्हारा छोटा सा खेत इसकी भरपाई कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मुझसे जो हो पाएगा मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ गोविंद, ये बात तो है, तुम सच में बहुत मेहनत करते हो। अरे हाँ, मैंने तुम्हें जिस काम से बुलाया था वह बताना तो भूल ही गया। क्या बात है मालिक, बताइए ना। गोविंद, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो दूसरे गांव में मेरे दोस्त के पास पहुंचानी है। अगर तुम वो लकड़ियां वहां पहुंचा देते हो तो बदले में मैं अपना 5 एकड़ जंगल तुम्हें लकड़ी काटने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना पड़ेगा। मलिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वो भी सिर्फ मेरे लिए? गोविंद, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मेरी तरफ से तोहफा है, और अपनी बहन की भी खूब धूमधाम से ब्याह करना। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी लकड़ियां जरूर पहुंचा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलिक। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर गोविंद अपने घर चला जाता है। कोमल, जरा एक गिलास पानी तो लाना। कोमल गोविंद के लिए पानी लेकर आती है। क्या हुआ गोविंद बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ माँ, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मुखिया जी ने अपना 5 एकड़ जंगल मुझे देने का वादा किया है, और उनका कहना है कि इसका मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उस जंगल में जो भी पेड़ मैं कटूंगा वो मेरा होगा। इसके बदले में मुझे उनकी कुछ लकड़ियां दूसरे गांव में उनके दोस्त के पास पहुंचानी होगी। बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ माँ, अब लगता है हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। अब मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अस्पताल में कराऊंगा और कोमल की भी शादी अच्छे घर में कराऊंगा। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। भैया, दूसरे गांव से लौटते हुए मेरे लिए तरबूज लेते आना। मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है कोमल, मैं ले आऊंगा। अगले दिन गोविंद मुखिया के घर के लिए निकल जाता है और लकड़ियां लेकर वहां से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। गोविंद लकड़ियां लेकर दूसरे गांव ध्यानचंद के घर पहुंचता है। अरे गोविंद, तुम यहाँ कैसे? काका, हमारे गांव के मुखिया जी ने ये लकड़ियां आपके घर पहुंचाने को कहा था। अरे हाँ गोविंद, मैंने ही ये लकड़ियां मंगवाई थी।
तुम एक काम करो, गोदाम में ये सारी लकड़ियां रखवा दो। हाँ काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ये सारी लकड़ियां गोदाम में रखवा दूंगा। अच्छा गोविंद, तुम एक काम करो, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा लो चलकर, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं नहीं काका, आप परेशान ना हो, वैसे भी मुझे घर जल्दी पहुंचना है। माँ ने कहा है रात होने से पहले घर आ जाना। ठीक है गोविंद। बेटा, अब तुम घर जाओ और अपने मुखिया जी से कहना हम उनकी लकड़ियां अभी भी संभाल के रख रहे हैं। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद काका, अगली बार आऊंगा तो जरूर खाकर जाऊंगा। गोविंद काका को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद गोविंद चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे कहता है, अरे गोविंद भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं यहाँ लकड़ियाँ पहुँचाने आया था, अब चलते चलते थक गया हूँ तो सोचा थोड़ा बैठ लूं। अच्छा, मतलब लकड़ियां का हिसाब लेने चले थे और थक कर यहाँ बैठ गए। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना अकेले ही यहाँ बैठे रहते। नहीं नहीं भाई, अब मैं घर जाऊंगा, वैसे भी मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। ठीक है, तो चलो भाई, मैं भी चलता हूँ साथ में, मुझे भी अपने घर जाना है। फिर वह दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक तरबूज की दुकान दिखाई देती है। तब गोविंद रघु से बोलता है, अरे भाई रघु, जरा रुकना, मुझे तरबूज लेने हैं, कोमल ने मंगवाया, उसे बहुत पसंद है। इतना कहकर गोविंद तरबूज की दुकान पर जाता है। अरे ओ तरबूज वाले भैया, कैसे तरबूज दे रहे हो? 50 रुपए का है भाई। ठीक है भाई, 2 तरबूज दे दो और साथ में थोड़े सेब भी डाल देना। ठीक है भाई। इसके बाद गोविंद तरबूज और सेब लेकर दोनों वापस से घर की ओर चल देते हैं। ये लोग कोमल तरबूज और सेब तुमने मंगवाए थे ना? क्या बात है गोविंद, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ, मैंने बताया था ना, मुखिया जी की लकड़ियां पहुंचनी थी दूसरे गांव में। जगह जगह लकड़ियां पहुंचाते पहुंचाते शाम हो गई, बस इसलिए घर जल्दी नहीं आ पाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया करो, पर तुम कभी समय पर घर ही नहीं आते। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तरबूज और सेब लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी अभी पैसे के मामले में हमारे हाथ तंग है। क्या माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम लोगों के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी खरीदना पड़े तो मैं वो भी खरीद लूंगा। अच्छा ठीक है, अब चलकर खाना खा लो। फिर सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। गोविंद अपने जंगल में खूब मेहनत से काम करता है और खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है, जिसे देखकर गोविंद के पड़ोसी को उससे बहुत जलन होती है। अजी, आपने सुना क्या? गोविंद को मुखिया जी ने 5 एकड़ जंगल दिया है लकड़ी काटने के लिए। गोविंद तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था, अब तो वाह, और भी अमीर हो जाएगा। हाँ सुमन, यह बात मुझे भी पता चली है। पता नहीं उस गोविंद की किस्मत मुझसे इतनी अच्छी क्यों है। मुझे तो उससे बहुत जलन होती है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। अजी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इंतजार कीजिए, जब वह सारी लकड़ियां काट लेगा तब हम कुछ करेंगे। अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। लेकिन भाग्यवान वो गोविंद बहुत चालाक है। कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलना होगा जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और गोविंद को पता भी ना चले। आपने बिल्कुल सही कहा जी। अब जब वह सारी लकड़ियां काट लेगा तब देखते हैं क्या करना है। हाँ भाग्यवान, अब मैं भी समझ चुका हूँ कि उस गोविंद के साथ क्या करना है। समय आने दो, फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अपनी बहन की शादी के लिए वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था।
उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी मेहनत कितनी सफल होने वाली है। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और गोविंद काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है। अजी सुना आपने, गोविंद ने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली है। अब हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा। हाँ भाग्यवान, बताओ मुझे क्या करना है। अजी आज रात को आप सारी लकड़ियां में आग लगा देना। ऐसा करने से उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेहनत के बर्बाद होते ही गोविंद पूरी तरह से टूट जाएगा। गोविंद को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर ऐसा करते मुझे किसी ने देख लिया तो? अरे आप डरिए मत, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रात होते ही गोविंद का पटहोसी सारी लकड़ियों में आग लगा देता है और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह गोविंद और कोमल दोनों जमा की गई लकड़ियों के पास जाते हैं। भैया देखिए, हमारी सारी लकड़ियां तो पूरी तरह से खराब हो गई। भैया हम तो बर्बाद हो गए। हाँ छोटी, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ मेहनत खराब नहीं हुई, हमारे सपने भी टूट गए हैं। मैंने सोचा था इस बार लकड़ियां बिकेगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो मेरी पूरी मेहनत ही खराब हो गई। कोमल, मैंने ना दिन देखा ना रात, बस दिन रात इस पर मेहनत करता गया और वो सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। भैया आप चिंता मत कीजिए। जिसने भी एक किया है उसने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मेहनत करने से कभी नहीं डरते। कोमल, ये हमारी मेहनत खुद से बर्बाद नहीं हुई, ये किसी की सोची समझी साजिश है। किसी ने यह काम जानबूझकर किया है। कोई हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख गोविंद पूरी तरह से टूट गया था। कुछ दिन बाद मुखिया गोविंद के घर आता है। गोविंद, घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आना। गोविंद मुखिया की आवाज सुनकर घर के बाहर आता है। गोविंद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी मालिक, बोलिए। गोविंद, मैंने जो 5 एकड़ जंगल तुम्हें लकड़ी काटने के लिए दिया था, उसमें से आधे पैसे मुझे दे दो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात मेहनत करके लकड़ियां इकट्ठी की थी। किसी ने सारी लकड़ियों को आग लगा दी। मालिक, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो गोविंद, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने तुम पर बहुत भरोसा करके वो जमीन तुम्हें दिया था और तुम मुझसे इस तरह झूठ बोलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मालिक, मेरा भरोसा रखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मालिक, आप मेरा भरोसा कीजिए। मैं तो खुद अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था। देखो गोविंद, मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खेत के साथ अपने 5 एकड़ जंगल भी वापस ले लूंगा और फिर तो तुम अपना घर भी भूल ही जाना। मुखिया गोविंद की जमीन के साथ उसका घर भी ले लेता है। अब गोविंद बेघर हो चुका था। वह अपनी बीमार बूढ़ी माँ और छोटी बहन को लेकर घर से निकल जाता है। बेटा गोविंद, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भगवान, मैं कैसा लाचार बेटा हूँ जो अपने माँ को एक समय का खाना भी नहीं खिला सकता। मेरे पास तो ना ही कोई काम है और ना ही रहने को। घर तो मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूंगा? भगवान, हमारे ऐसे परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। देखती हूँ अगर कहीं से खाना मिल जाए तो। कोमल एक गांव वाले के पास कुछ खाने के लिए मांगने जाती है। सुनिए, घर पर कोई है क्या? सुनिए भाई साहब, क्या मुझे आपके घर से थोड़ा सा खाना मिल सकता है? तुम भिखारियों को सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता है क्या? जब देखो
मुंह उठाकर आ जाते हो भीख मांगने। भाई साहब, हम पर थोड़ी दया दिखाइए। हम लोग सुबह से भूखे हैं। हमारे साथ हमारी बूढ़ी माँ भी है, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। कृपा हम पर दया करके थोड़ा सा खाना हमें दे दीजिए। अरे लड़की, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं, जरा बताओ तो। घर में जो भी खाना बचा था वो सारा खत्म हो चुका है। अगर थोड़ी देर पहले आती तो थोड़ा खाना मिल भी सकता था। अब घर में जरा सा भी खाना नहीं बचा है। चलो अब जाओ यहाँ से। कोमल वापस अपने भाई और अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ कोमल, किसी ने मदद नहीं की ना? मैं तो जानता ही था अब इस गांव में हमारी मदद कोई नहीं करने वाला। गोविंद अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर चला जाता है। माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोमल तुम माँ का ख्याल रखना। गोविंद कहीं से लकड़ियां और खाने का कुछ इंतजाम करता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। भैया, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक ऐसे भूखे सड़क पर बैठे रहेंगे? कोमल तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमसे तो हमारा घर भी छीन लिया गया बिना किसी गलती के। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूं। अगले दिन सुबह होते ही गोविंद काम की तलाश में निकल जाता है। गोविंद गांव में बहुत जगह काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। माँ और कोमल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी ही उन्हें पास लौटना चाहिए। गोविंद वापस लौटते हुए देखता है कि गांव के चौपाल पर भीड़ लगी हुई है। अरे भैया, क्या बात है? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई, हमारे गांव के मुखिया नारायण सिंह है ना, वो गरीबों को खाना और कपड़े बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर जैसे गोविंद के शरीर में जान आ जाती है। वो भी भीड़ में खड़ा हो गया। गोविंद की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह खाना और कपड़ा लेकर अपनी बहन और माँ के पास जाता है। हे बेटा, आ गया तू। इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये तेरे हाथ में क्या है? माँ, मैं रास्ते में आ रहा था तो गांव के मुखिया जी गरीबों को खाना और कपड़ा बांट रहे थे। वहां से मुझे भी थोड़ा खाना और कपड़ा मिल गया। भैया, यह तो आपने ठीक किया। माँ कब से भूखी थी। अब इस खाने को खाकर भूख से थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? हाँ हाँ बाबा, आए ना। गोविंद थोड़ा सा खाना अपनी माँ के लिए बच्चा कर रख लेता है और बाकी सारा खाना बूढ़े बाबा को खिला देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कलयुग में बिना अपने परिवार के बारे में सोचे तुमने मुझे खाना खिलाया। लेकिन तुम लोग इस तरह से सड़क पर क्यों बैठे हो? फिर गोविंद सारी बात बूढ़े आदमी को बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब तुम लोग क्या खाओगे? बाबा, आप हमारी चिंता मत कीजिए। बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर बुढ़ा आदमी अपनी पोटली निकालकर गोविंद को देता है। यह गरीब तुम्हें आशीर्वाद देता है। जीवन में कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। सदा सुखी रहो बेटा। इतना बोलकर वह बाबा वहाँ से चले जाते हैं। क्या लगता है माँ, इस पोटली में क्या होगा? भैया वाह, बूढ़े बाबा तो बहुत गरीब लग रहे थे। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं। फिर भी हमें एक बार खोल कर देखना चाहिए कि इस पोटली में क्या है। गोविंद उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे।
अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के। माँ, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। गोविंद उन सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवा लेता है। अब उसे किसी की भी चीज की कमी नहीं थी। गोविंद अपने पैसे से एक कारोबार शुरू करता है, जिसकी वजह से गांव के गरीब लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं, ना समय बदलने में देर नहीं लगती। गोविंद के पड़ोसी की अब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वे लोग सड़क पर आ चुके थे। उनके पास खाने का एक दाना तक नहीं था। उनको बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत पछतावा था। वे लोग गोविंद से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। एक दिन गोविंद का पड़ोसी लोगों से उसका पता पूछते हुए उसके पास जाता है। गोविंद, मुझे माफ कर दो भाई। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मेहनत खराब की थी। मैं तुम्हारे बढ़ते कदम रोकना चाहता था। जलन की भावना ने मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर अब मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरी आत्मा मुझे हर दिन इस गुनाह के लिए कोसती है। मुझे माफ कर दो गोविंद भाई। मैं अपनी करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, तो वो तुम थे जिसने हमसे हमारा घर और हमारी खुशियां सब छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। हम लोगों ने सड़क पर रात बिताई, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी बात पर पछता रहे हो तो माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि हम सबको एक दिन उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों की माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब गोविंद मुखिया से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।